Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स देखे थे। लीनियर कॉम्बिनेशन में किन को लिखा जा सकता है इसके बारे में जाना है हमने, ठीक है। तो अभी एक दो क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं जस्ट कि किस टाइप से बन सकता है। वैसे अभी आगे जैसे जैसे आएंगे और अच्छे से इसका यूज़ देखते जाएंगे। अभी तो जस्ट एक बेसिक सा क्वेश्चन ऐसे ही दिखा देता हूँ, कुछ भी जो तुम्हें थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओ। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए दिया है, मान लो I minus 2j plus 3k, let's say it is, and the next one is b vector that is lambda I plus j minus k, and the vector c that is lambda 3i, alright, 3i and plus 4j माइनस या प्लस के, ऐसा कर लेते हैं। तो ये मैंने तीन वेक्टर्स लिख दिए हैं, ठीक है। और साइड में आपको दे दिया कि ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, सॉरी लेट मी थिंक, लीनियरली डिपेंडेंट बेटा, ठीक है। तो ए बी सी जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है बेटा। तो लीनियरली डिपेंडेंट हैं एंड आर नॉट कोलिनियर, नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, ठीक है। उनमें से कोई भी कोलिनियर तो नहीं है, उनमें से कोई दो ऐसा नहीं है कि कोलिनियर हो, ठीक है। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक। तो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ से देख के भी पता चल रहा है कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि कोलिनियर के केस में क्या होता है, यू नो वेरी वेल, कि भाई कोलिनियर होंगे तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, जैसे एक आई जे के, तो दूसरा 2i 3j, सॉरी 2i 2j 2k, या माइनस लगा दो हर जगह ये, तो इन्हें तो बोल सकता हूँ मैं कोलिनियर, अलग ही दिख जाएंगे, ठीक है। ओके, ये थोड़े कोलिनियर हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दो कोलिनियर अगर हैं तो फिर ये भी बता ही देता हूँ कि मान लो एक वेक्टर R1 है जो कि A1i A2j A3k, और एक वेक्टर R2 है B1i B2j B3k, ठीक है। ये है ऐसा, और ये मान लेते हैं R1 और R2 जो हैं बेटा वो कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्या? कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो ये पक्की बात है, A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3, ये चीज़ होगी, ठीक है। तो इसे भी लिख लेना साइड में कि इफ़ R1 एंड R2 टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है, तो ये रेशियो हमेशा सेम रहने वाला है, A1 B1 A2 B2 A3 B3, ये ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, तो यहाँ से एकदम देखते ही पता चल रहा है कि ऐसा कुछ रेशियो किसी में भी सेम नहीं हो सकता, ठीक। तो ये तो पता चल गया कोलिनियर नहीं है, तो अगर मैं मेंशन भी ना करता तो ये बात क्लियर थी पहले ही। ऑल राइट, चलिए अब आगे क्या बढ़ेंगे हम, एक मिनट ये मैं हटा रहा हूँ। ओके, तो देखिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसका मतलब इफ़ दे आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ अदर्स, राइट। तो ऐसा किया जा सकता है इसका मतलब। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। तो वेक्टर ए को मैंने ऐसे बोल दिया μ1 b प्लस μ2 c, लिख सकते हैं हम, इसका मतलब तो यही होता है। तो ठीक है, i माइनस 2j प्लस 3k को मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ, अब ध्यान से देखिएगा, म्यू ऑफ लैम्डा प्लस जे माइनस के, सॉरी म्यू लैम्डा आई है यहाँ पे, है ना, लैम्डा आई, ओके। म्यू टू को क्या लिख सकता हूँ, 3i 4j प्लस के। क्लियर बच्चों, ये बात तो क्लियर हो गई, ओके। अब ध्यान से देखो, चलो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, चलो।
और यहाँ पे आई वालों को एक साथ ले लिया मैंने, μ1 लैम्डा प्लस 3 μ2। ठीक है बेटा, ये आई हो गया। ओके ओके, अच्छा जे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा μ1, जे का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, μ1 एंड प्लस 4 μ2, ये हो जाएगा जे। और के क्या हो जाएगा देख लेते हैं, माइनस ऑफ μ1 प्लस μ2 के। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी सी तो लीनियरली डिपेंडेंट है, इसका मतलब जो एबीसी वेक्टर्स हैं वो क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तभी तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, तभी उन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे आप। मैंने कहा था कि अगर 3 वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो आप, तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो वो तीनों के तीनों कोलीनियर हों, ठीक है, तीनों ही कैसे हों, कोलीनियर। तीनों कोलीनियर होने जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि 2 पैरेलल है, 2 कोलीनियर है और एक अलग है, तब नहीं आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तीनों कोलीनियर हो तब आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, ओके। एंड क्या होना चाहिए, तीनों कोलीनियर हो या तो तब, या फिर तीनों कोप्लेनर हो, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हो, तब भी आप उन्हें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि these 3 vectors are what, linearly dependent, linearly dependent। तो linearly dependent की बात है। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला कि मैंने इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया मैंने इसको। ओके, मैंने ऐसे बोल दिया। अब ध्यान से देखो, वो वाली कहानी तो खत्म हो चुकी है, जो इसने बोला ना ये लीनियरली डिपेंडेंट, उसे तो मैंने ऐसे लिखते ही कर दिया खत्म कि हाँ लीनियरली डिपेंडेंट है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब आ गए, अब ऐसे सोचते हैं इसके बाद, बेटा अब जो वेक्टर है आई जे के, क्या आई जे के जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, क्या वो लीनियरली डिपेंडेंट है, या वी कैन से क्या वो कोप्लेनर है या कोलिनियर हो, तो बात अलग है तीनों। तो आई जे के कोलिनियर तो नहीं है। ठीक है, क्या वो कोप्लेनर है, क्या एक प्लेन में लाई करते हैं आई जे के, नो। आई जे के तो तुम्हें पता है एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस बाहर, समझ रहे हो मेरी बात। तो क्या वो मैं बोल सकता हूं उन्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट आई जे के को, यस, बिकॉज दे आर नॉट कोप्लेनर। तो आई जे के जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट। तो ऐसे में याद होगा तुम्हें कि जब मैंने ये बताया था कि अगर ऐसा दिया है बेटा μ1 a μ2 b μ3 c इक्वल टू λ1 a λ2 b λ3 c, और इस केस में अगर a b c आर नॉन कोप्लेनर, देन μ1 इक्वल टू λ1, μ2 इक्वल टू λ2, μ3 इक्वल टू λ3। डायरेक्ट आप कंपेयर कर सकते हो। मैंने इस चीज को कैसे दिखाया था आपको कि एक तरफ लेके आ जाओ, एक तरफ लेके आओगे तो a का कोफिशिएंट क्या बनेगा, μ1 माइनस λ1, b का μ2 माइनस λ2 और c का μ3 माइनस λ3। और ए बी सी आर नॉट कोप्लेनर, ठीक है, तो दैट्स वाई उन्हें भाई लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा नहीं जा सकता है। इसका मतलब उनके तीनों के कोफिशिएंट ही 0 हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने बताई थी आपको वहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी आई जे के जो हैं, समझना ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो फिर पहले तो लीनियरली डिपेंडेंट वाली चीज़ लगाई, अब लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली लगा रहा हूँ कि आई जे के जो है बेटा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ये हमेशा याद रखें, आई जे के आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, दीज आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, दीज आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। कौन भाई, आई जे के। ऑलराइट, तो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगा लो, मतलब ये कंपेयर कर लो। तो जैसे 1 या दिस इक्वल टू 1 होगा,
μ1 लैम्डा प्लस 3 μ2 इज इक्वल टू 1 बेटा। अब यहाँ पे आ जाओ, μ1 प्लस 4 μ2 इज इक्वल टू कितना, -2, एंड द थर्ड वन इज माइनस μ1 प्लस μ2 इज इक्वल टू 3 बेटा। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, लैम्डा, ऑब्वियसली लैम्डा निकालना है, ये मैंने मेंशन नहीं किया, भूल गया मैं, तो लैम्डा कैलकुलेट करना था हमें। ठीक है, ये ध्यान रखें। ओके, तो अभी तुम्हें समझ आ रहा होगा, देखो कितने अननोन है, 3, μ1 μ2 और लैम्डा, कितनी इक्वेशन है, 3, सॉल्व हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा। कैसे वो थोड़ा बता देता हूँ, अपने आप करना फिर। कैसे, देखो इन दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, ये तो बहुत इजीली जल्दी हो जाएगा काम, कर लेते हैं। चलो दोनों को ऐड कर दिया, कितना बना, 5 μ2 इक्वल टू कितना, 1, तो μ2 बेटा 1/5 आ गया। सही है। अब μ2 1/5 है, तो ये कितना बनेगा, μ1। थर्ड इक्वेशन से देख लो ना, μ2 तो 1/5 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/5, 14/5, वो भी माइनस के, -14/5 आ गया बच्चों। ऑल राइट, μ1 कितना आ गया, -14/5, राइट, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, लैम्डा, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो μ1 इज व्हाट, -14/5 इंटू लैम्डा प्लस 3 टाइम्स ऑफ μ2, दैट इज 1/5, and this is equal to 1 beta. All right, and what we will get when it will be here, 2/5, and 5 to 5 जाएगा, lambda is nothing but 1/7, -1/7। तो बेटा लैम्डा कितना आ गया, -1/7। तो लैम्डा अगर -1/7 होगा तो पक्की बात है ये जो ABC वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और एक दूसरे को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाओगे आप, एंड दे विल बी कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, ABC जो होंगे वो कैसे वेक्टर्स होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। ओके, तो ये टेक्निक हमेशा ध्यान रखें जो मैंने बताया है। ठीक है बच्चों, ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों अभी देख लेते हैं हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक वेक्टर को 3D प्लेन में कैसे दिखाया जाता है और क्या इन चीज़ों के मीनिंग है, ये मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको इस फिगर को समझना पड़ेगा। 3D फिगर है तो एक बार मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से देखिएगा, देखो जैसे ये है एक, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये तो अपना प्लेन हो गए। वेट ओके एंड ओके, ठीक, ये अपना प्लेन है 3D प्लेन। देखो ये रहे एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अच्छा एक बात और ध्यान रखें, कभी भी एक्सिस जो बनाते हैं ना वो इस टाइप से बनाते हैं, यू नो वेरी वेल, I क्रॉस जे इज इक्वल टू के, यू नो, ठीक है, नहीं तो आगे पढ़ेंगे अगर नहीं जानते तो I क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो I ये होता है, J ये होता है, K ये होता है। तो देखो I क्रॉस J इज इक्वल टू के, इसका मतलब जो Z होगा वो बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और z किधर है, बाहर, z अंदर नहीं हो सकता ऐसे केस में। ऑल राइट, ठीक है, तो अपने आप पता चल जाता है, दो को फिक्स कर दो, तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तीसरा कहाँ पे होगा अपने आप पता चल जाता है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसे ऐसे समझना, देखो ये जो फिगर है, देखिए ये है अपना, ठीक, ये अपना z है, ऐसे देख लो इसे थोड़ा। ओके, कैसा आ रहा है ये, लेट मी सी। ऑल राइट, ठीक, ये अपना कौन हो गया, y, ये z और ये बेटा x। ठीक, अब ये जो है एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर OP वेक्टर, यू विल सी OP वेक्टर। OP वेक्टर कुछ ऐसे है हवा में आगे की ओर, इधर। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे है, ध्यान से देखो, दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूं, ऐसे है देखो। ऑल राइट, बाहर की ओर है, बोर्ड से बाहर की ओर है, देख लो, ये मैंने बताया है, ये ऐसे है कुछ OP वेक्टर। ठीक है, मतलब ऐसे बाहर, ये अब बाहर दिखाना तो पॉसिबल नहीं है यार,
तो इसलिए ऐसा बनाया है। अब इसका मतलब समझना, ये है देखो बाहर, ठीक है। अब देखो क्या है केस, ओपी बाहर है, अब ये क्या है, ओ बी क्या है, ओ बी, तो ओपी का जो ओपी है उसका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। अच्छा ओ ए क्या है, इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस, उस वेक्टर ओपी का इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। अच्छा उस वेक्टर ओपी का इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज ओसी, ऑलराइट। जैसे ये है, इसका इस पे वेक्टर, इसका इस पे वेक्टर और इसका इस पे वेक्टर, ठीक है, बस ये है सिंपल सी कहानी। ओपी का ओ बी, ओ ए एंड ओ सी, ये जो है वो इंटरसेप्ट है ओपी के इन ऑल दीज डायरेक्शंस, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो, देखो इसका इंटरसेप्ट क्या है, ओ बी, फिर ओ सी, फिर ओके ओ ए। अब ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये है जैसे ये बाहर निकला हुआ है, इसका जस्ट नीचे वाले प्लेन पे इंटरसेप्ट लाइन खींच दी। देखो एक्स तो इधर था, वाई किधर था, ऊपर, और जेड इधर। अब ये तो ऐसे है, यहाँ पे ये प्लेन है नीचे, एक्स वाई प्लेन। अच्छा ये नीचे इंटरसेप्ट इसका जस्ट परपेंडिकुलर नीचे डाल देना, ठीक है। तो नीचे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, वो यहाँ पे आएगा, ऑलराइट। तो अब अगर आप इस नीचे जो परपेंडिकुलर है इसे और इसे मिलाओगे तो ये भी परपेंडिकुलर लाइन आएगी, जो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, ऑब्वियस है। सिमिलरली वही काम यहाँ पे आप कर सकते हो, ऑलराइट बच्चों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, देखो ओ ए क्यू बी इज अ रेक्टेंगल, ओ ए क्यू बी जो है वो एक रेक्टेंगल बन गया हमारा, ठीक। ऑब्वियसली ओ बी और ए क्यू पैरेलल है, बी क्यू एंड ओ ए वो भी पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाता है नीचे, ऑलराइट। अगर सीधा प्लेन के नीचे मतलब इसका इंटरसेप्ट डाला है इस प्लेन पे, उसको कनेक्ट कर दिया बी से और ए से, बी और ए से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो बनेगा ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, ऑलराइट। चलिए ये तो पहली बात हो गई, बहुत इजी सी बात थी, ओके। नाउ सी, अगर मैं बात करता हूं ओ क्यू की, अगर मैं बात करता हूं बेटा ओ क्यू, तो ओ क्यू की लेंथ किसके इक्वल होगी, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू क्या है, डायगोनल है इस रेक्टेंगल का, जो ये नीचे रेक्टेंगल बना है उसका डायगोनल है ओ क्यू, मतलब ओरिजिन से क्यू को मिला दिया, जो उसका परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर था ना पी का, ठीक है, उसको ओ से मिला दिया तो ओ क्यू आ गया। इसका मतलब जो ये रेक्टेंगल है उसका डायगोनल है, ओके। अच्छा यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, कि ओ क्यू का स्क्वायर, जो ओ क्यू का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, भाई ये तो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा इसको इससे कनेक्ट करोगे तो परपेंडिकुलर लाइन है, सिमिलरली इसको इससे कनेक्ट करोगे तो ये भी परपेंडिकुलर है, ऑलराइट। तो इसका मतलब ये मैंने दो चीज़ें क्यों बताई हैं ये अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी फिलहाल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो कुछ इक्वेशंस आती हैं वो लिख लेते हैं, ओके। तो तुम्हें ये पता चल रहा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखो, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल होगा ओ ए के स्क्वायर के, प्लस बेटा ए क्यू स्क्वायर। अच्छा ए क्यू इज नथिंग बट ओ बी, ए क्यू इज नथिंग बट ओ बी, भाई रेक्टेंगल है, आमने सामने वाली साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, तुम देख लो, ऑब्जर्व कर सकते हो तुम, ऑलराइट। तो बिल्कुल, तो मैं ओ बी का स्क्वायर लिख रहा हूं, चलेगा। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए और दूसरी चीज देख लेते हैं, ओके, वेट अ बिट, just wait a bit, okay, let me think। अच्छा एक बात देख पा रहे हो क्या, मुझे ये बताओ कि जो पी क्यू होगा, ये लिखा नहीं मैंने यहाँ पे, जो पी क्यू होगा वो ओ सी के इक्वल होगा। देखने में तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन सोच के देखो ना यार, ये प्लेन पे है एक, और यहाँ पे अपना वाई एक्सिस है,
तो इस वेक्टर का इंटरसेप्ट ऑन दिस या परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द दैट प्लेन, ठीक है, ऑन दैट प्लेन विल बी सेम। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, वेट मैं बना के दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये तो हमारे एक्सेस हो गए, ऑलराइट, ओके। अब ये जो वेक्टर है, ये जो बीच में ये वेक्टर है हमारा, है ना, इसका जो इंटरसेप्ट होगा ऑन दिस, तो कैसे लेते हैं कि भाई इससे एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये वाली हाइट, मतलब सिमिलरली मैं ये कह रहा हूं इससे यहां पे परपेंडिकुलर डाल दो, इस प्लेन पे, समझ रहे हो, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डालो तो बहुत हाइट विल बी सेम, ठीक है। तो ये वही चीज है, बस जो पी क्यू एंड ओ सी है वो बिल्कुल सेम है, दोनों चीजें सेम है, ठीक है बच्चों, ओके। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो कैसे देखें वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक मिनट अभी। एंड पी सी ओ क्यू भी सेम होंगे, पी सी ओ क्यू, ठीक है, पी सी एंड ओ क्यू। पी सी भी भाई एक्स वाई प्लेन में, इस प्लेन में नहीं है, ये बाहर की ओर है, ये वेक्टर ऐसे है, तो इसका जब यहां पे परपेंडिकुलर डला है ये, और एक परपेंडिकुलर लिया है ऐसे, ये नीचे वाला तो पी क्यू है और ये वाला है ये पी सी, ऑलराइट। और जब नीचे ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये इसके पैरेलल चल रहा है, ओपी सॉरी सी पी एंड ओ क्यू जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, ऑलराइट बच्चों। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ऐसे ऐसे तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल होंगी और दोनों चीज़ें ही सेम होंगी। तो यहाँ से अब तुम ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो जो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, बिना बात इतना लिख रहे हैं हम, मैं बता देता हूँ तुम्हें कि जो ट्राइंगल होगा ओ पी क्यू, ठीक है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि भाई पी से परपेंडिकुलर तो डाला है आपने प्लेन पे, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये एक कौन है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बेटा, ओके। तो ये किस चीज को फॉलो करेगा, ओपी स्क्वायर, देखना ध्यान से, ओपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, इस चीज को फॉलो करेगा क्या नहीं। ये एक रेक्टेंगल है ओ पी क्यू, तो ओ पी का स्क्वायर बराबर होगा ओ क्यू के स्क्वायर के प्लस, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू। ये जो ट्राइंगल है ना बेटा, ये राइट एंगल है किस पे, क्यू पे। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो 3D ज्योमेट्री है, इस वजह से जब तक आप इसे इमेजिन नहीं कर पाओगे तब तक इस पे वर्क नहीं कर पाओगे। आपको पहले सोचना पड़ेगा ये बाहर की ओर है, इसकी पूरी लेंथ आपको विजिबल नहीं है, ठीक है ना, ओके। एक्चुअल में OP जो है वो PQ से बड़ा है, ठीक। तो मैं कह रहा हूँ OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस क्यू OQ स्क्वायर, ओके। अब देखो OQ स्क्वायर यू नो वेरी वेल व्हाट इज इट, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, एंड PQ स्क्वायर यू नो वेरी वेल OC स्क्वायर। देखो ये देखो मैंने इन्हें सर्कल कर दिया है जिनका मैं यूज़ करूँगा, ये और ये, इन दो चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और मैं कह रहा हूँ PQ क्या है, OC का स्क्वायर, OQ क्या है, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो भाई ये तो पता चल गया हमें, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और वी कैन से इट दिस, एंड OC ये है क्या, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, OA OB OC आर इंटरसेप्ट ऑफ PQ ऑन दी एक्सिस। OA OB OC क्या है, इंटरसेप्ट ऑन PQ, सॉरी ऑफ PQ ऑन दी एक्सिस। तो जैसे ये PQ था, एक मिनट, PQ नहीं, OP, इंटरसेप्ट ऑफ OP ऑन दी एक्सिस। तो जो ये वेक्टर था ना OP जो बाहर की ओर आ रहा है, इसका जो इंटरसेप्ट है ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट है ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट है ऑन z एक्सिस,
ठीक है, जो भी इनका इंटरसेप्ट है उनके स्क्वायर का सम बराबर होगा OP के स्क्वायर के। तो ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता भी है। और ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस ये दिखाना चाह रहा था मैं, ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको कि हाँ वाकई ही ये बात सही है पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, कि जैसे हम मैंने दे दिया एक वेक्टर 2i + 3j - 4k, मैंने कहा इसकी लेंथ निकालो, तो तुम क्या करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर ऐसे करोगे, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इससे लेंथ निकलती है। ये कहाँ से पता चला, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी। ऑल राइट बच्चों, ओके, ये बात तो हुई लेंथ की। अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ठीक है, अगर मुझे पता है, मान लो लेंथ वगैरह मुझे पता चल गई, मुझे इंटरसेप्ट भी पता चल गए, ठीक है, तो मुझे इस OP वेक्टर को दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊं? ठीक, तो OP वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ OP वेक्टर, तो OP वेक्टर को बेटा मैं ऐसे दिखाऊंगा कि IJK की फॉर्म में मैं एक्चुअल में दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे OP वेक्टर है जो, उसका इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कितना है, तो मैंने कहा इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस की बात करें तो वो है कितना, OB, ठीक है ना, OB I कैप। मैंने कहा OB I कैप, I कैप से क्या मतलब है कि I की डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में, ठीक है, x की डायरेक्शन में कितना चलना है, OB, ठीक है, x की डायरेक्शन में कितना चलना है, OB, ओके। अच्छा, y डायरेक्शन में बताइए y इंटरसेप्ट कितना है, तो y इंटरसेप्ट है OC, तो मैंने कहा OC j कैप, और ये तुम्हें पता ही है I क्या होता है x, j क्या होता है y, और k क्या होगा z, ठीक है, OC। एंड इधर कितना है भाई, OA k, तो बेटा ये आ गया, ठीक है, ये आ गया इसके इंटरसेप्ट। इस वेक्टर को ऐसे मैं दिखा सकता हूं, जैसे मैंने एक बात कही थी, तुम्हें याद होगी कि मान लो 4 वेक्टर हैं, उनमें से कोई 3 कोप्लेनर नहीं है, 4 वेक्टर हैं, उनमें से कोई 3 कोप्लेनर नहीं है, कोई भी 3 कोप्लेनर नहीं है, तो उनमें से किसी एक को दूसरे की टर्म्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, याद होगा डी की फॉर्म में मैंने तुम्हें बताया था, ABCD 4 वेक्टर लिए थे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी ऐसा समझो, एक वेक्टर है OP, दूसरा वेक्टर है I, फिर J, फिर K, ये 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और IJK आर नॉट कोप्लेनर वेक्टर्स, IJK कैसे हैं, कोप्लेनर नहीं है। तो अब बात आती है, क्या OP को मैं IJK की फॉर्म में लिख सकता हूँ बेटा, तो बात सही है, बिल्कुल यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो उसकी फॉर्म में लिखा है मैंने, और कैसे कि भाई I के साथ कौन लिखा है, I इंटरसेप्ट मतलब X इंटरसेप्ट, J के साथ कौन लिखा है, Y इंटरसेप्ट, K के साथ कौन लिखा है, Z इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग एक और तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे मुझे O से चलना है और P तक पहुंचना है, तो किस पाथ को फॉलो करना चाहिए, ये वेक्टर्स वही बताते हैं। तो ये कह रहा है कि आप ऐसा कीजिए, अगर O से B पे जाना है, O से P पे जाना है, तो वो कह रहा है कि सबसे पहला काम क्या करो, ऐसा करो, x डायरेक्शन में चलो, कितना, OB लेंथ, x डायरेक्शन में कितना चलना है, OB लेंथ, ओके। फिर उसने कहा कि y डायरेक्शन में कितना चलो, तो उसने कहा y डायरेक्शन में चलो बेटा OC लेंथ, तो y डायरेक्शन मतलब ऊपर, जस्ट परपेंडिकुलर टू इट, यहां नहीं, ऐसे ऊपर आएगा एक यहां पे, ठीक है। अब उसने क्या कहा, z में कितना चलो, OA, तो z पे आप जाओगे OA, तो यहां पे पहुंच जाओगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूं इससे, देखो जैसे ये है और ये है, ठीक है, ये थर्ड वेक्टर है, ये अपने एक्सिस है ऐसे, ऑल राइट, वेट अ बिट, लेट मी सेट इट, ठीक है, ये अपने एक्सिस हो गए, ओके, ये एक्सिस है, ये अपना एक वेक्टर है, ठीक, ओके। मुझे यहां तक जाना है,
ठीक। तो उसने कहा कि पहले ऐसा करो, यहाँ से यहाँ तक जाओ, जो इसका इंटरसेप्ट है ना उस पर, ठीक है, वहाँ तक कहा उसने कि ऐसा करो, यहाँ तक जाओ। उसके बाद वाई डायरेक्शन में जाओ, जितना वाई में उसका इंटरसेप्ट है, तो ऐसे जाओ, यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी मैं, ठीक है। अब जेड में जाओ, जेड डायरेक्शन पता ही है तुम्हें, इधर की ओर है, तो जेड में कितना जाना है, जितना उसका जेड इंटरसेप्ट है, तो यहाँ तक जाओ, तो आप उस टिप पे पहुँच जाओगे, ठीक है, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट, तो ये बताता है कि अगर आपको ओ से पी तक पहुंचना है तो कैसे कैसे चलना होगा। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले एक्स में ही चलो, तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, लेकिन सभी स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको। जैसे उसने क्या कहा कि पहले जेड में चला गया वो, ऐसे जितनी जेड इंटरसेप्ट है उतना, उसके बाद वो एक्स में चल दिया ऐसे, उसके बाद वो वाई में चल दिया, ये मैंने बताया ओ सी और पी क्यू बोथ आर सेम, तो पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, सीधा टिप पे पहुंच गया। तो अब पी तक जाने के कई सारे रास्ते हैं, तो वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे और फिर ऐसे। और ऐसे जाने का मतलब क्या है, ऐसे जाने का मतलब है कि भाई एक्स में कितना जाना, ओ बी, और वाई में कितना आना, ओ ए। तो इसका मतलब ये है, अगर मुझे लिखना है ओ क्यू, वेक्टर ओ क्यू कौन होगा, वेक्टर ओ क्यू क्या होगा, ओ बी आई प्लस ओ ए जे, यही तो होगा वेक्टर ओ क्यू, प्लस ये वाला वेक्टर कितना होगा, ओ सी के। तो दोनों को ऐसे भी ऐड कर सकते हो आप, अगर समझ आ रहा है ये, ठीक है। तो ओके, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। इससे क्या फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे ये फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, देखना देखो, ओके नो प्रॉब्लम, एक मिनट रुको बस, लेट मी सेट इट, जो ये थोड़ा सा क्लियर रहे तुम्हें, ठीक। तो ये रहे मेरे एक्सेस तैयार हो गए। अब क्या है कि जैसे ये वेक्टर है, ऑलराइट, ये वेक्टर है, ठीक है। अब मुझे इसका इंटरसेप्ट लेना है, इस वाले का एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेना है, तो कैसे लें, दैट इज द प्रॉब्लम। इस एक्स कहाँ गया ये वेक्टर, ये रहा, हाँ ऐसे, ऑलराइट, ठीक है। ये तो हमने एक्सिस है 1 2 3, ये वेक्टर है, इसका इंटरसेप्ट लेना है। तो इंटरसेप्ट लेते समय आप देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए अगर इसका इस पे इंटरसेप्ट लेना है तो तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए, इसका जेड के साथ एंगल। अच्छा, अगर आपको इसका इस पे इंटरसेप्ट लेना है तो इसका इसके साथ एंगल चाहिए, क्लियर है। और सिमिलरली अगर आपको इसका इसके साथ लेना है तो इसका इसके साथ एंगल चाहिए आपको, ऑलराइट, इसका इसके साथ एंगल। तो बेटा जिस एक्सिस पे आपको उस वेक्टर का इंटरसेप्ट चाहिए, ठीक है, या जिस डायरेक्शन में आपको उस वेक्टर का इंटरसेप्ट चाहिए, उसके साथ उसका एंगल आपको पता होना चाहिए। इंटरसेप्ट कैसे लिया जाता है, मान लो इसकी लेंथ एल है और ये वाला एंगल है थीटा, तो आप बोल देंगे एल कोस थीटा, सही बात है, बिल्कुल। तो बस यही बताया मैंने कि इंटरसेप्ट लेने के लिए एंगल चाहिए होता है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट लेने के लिए एक और टेक्निक आप इजी अपना सकते हो, बात वही है, एंगल्स वगैरह की तो ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो देखो, आप कभी एक वेक्टर का नाम लिखना है आपको, ये वेक्टर पता है, एंगल्स पता है, अब आप उसका नाम लिखना चाहते हो, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस वेक्टर का इंटरसेप्ट लिया यहाँ पे प्लेन में, मतलब परपेंडिकुलर डाल दिया एक, जो कि ये किया है मैंने, इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो ये अब कौन आ गया, ये आ गया ओ क्यू, ओ क्यू। अब इस ओ क्यू का इंटरसेप्ट लो इस पे, वही इंटरसेप्ट होगा इसका इस पे, ठीक है। दो स्टेप में भी किया जा सकता है, डायरेक्ट इंटरसेप्ट ना लिया जाए, हो सकता है, ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऑलराइट। डायरेक्ट इंटरसेप्ट नहीं भी लिया जा रहा है, कई बार ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है कि डायरेक्ट इंटरसेप्ट आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि एंगल आपको डायरेक्ट पता नहीं होगा, तो उसके लिए आप इन्हें दो स्टेप में भी कवर कर सकते हैं। कैसे कि इसका इंटरसेप्ट लिया पहले इस प्लेन में और फिर इधर, ठीक है।
तो जब इसका इस प्लेन में लिया तो वो कौन आया, OQ, और फिर अब OQ का इधर, तो वो देखो सेम है बिल्कुल। इसका डायरेक्ट इंटरसेप्ट भी मैंने दिखाया है, OB है, और इधर से आओगे तब भी OB है, ठीक है। सिमिलरली इसका नीचे लिया और इधर ले लो, फिर द थर्ड वन इज ऐसे ले लो, तो तीनों इंटरसेप्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। चलो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्लियर होगा। और ये भी बात क्लियर होगी कि जो कोई वेक्टर्स ऐसे लिखे जाते हैं जैसे 2i + 3j - 4k, तो उसमें 2, 3 और j वो 4 ये क्या चीज़ होती हैं, ये होते हैं इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इन x एक्सिस, इन y एक्सिस, सॉरी इन x डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, इन z डायरेक्शन। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अगर लिखा है 2i + 3j - 4k, तो इसका मतलब i डायरेक्शन में 2 यूनिट और j डायरेक्शन में कितनी 3 यूनिट और k डायरेक्शन में -4 यूनिट पीछे की ओर, मतलब ठीक है। -4 का मतलब क्या है कि z इधर है तो एक उधर होगा, वो डायरेक्शन अपोजिट, बोर्ड के अंदर वाली डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि z क्या है बोर्ड से बाहर वाली डायरेक्शन, तो बोर्ड के अंदर वाली जो डायरेक्शन होगी उसे बोल देंगे -z या -k, ठीक है। ये वाली k है तो अंदर वाली क्या होगी -k, उसमें कितना 4 यूनिट। तो इस टाइप से हम वेक्टर्स को समझते हैं 2i + 3j - 4k अगर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, अभी हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो बेसिक चीज़ थी, आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गई होगी और ये ऑलरेडी क्लियर होगी भी, फिर भी मैंने बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाने की कोशिश की है, बिल्कुल बता दिया है कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसको लिख लो।